हेलो बच्चों, अब हमारा आज का टॉपिक रहेगा एप्लीकेशंस ऑफ गाउस लॉ। हम चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन की तरफ आ गए हैं। लास्ट पोर्शन एक तरह से मैं बता था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मेरे चैनल पर मैंने 12th क्लास का फिजिक्स का सिलेबस स्टार्ट किया है, तो मैंने बताया था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये गाउस लॉ और उसके तीनों एप्लीकेशंस। 3 एप्लीकेशंस हम इसके पढ़ेंगे। एप्लीकेशंस तो बहुत सारे हैं लेकिन 3 हमारे सिलेबस में है और जनरली कोई ना कोई एप्लीकेशन एग्जाम में हर साल पूछते ही। तो सबसे पहला क्या एप्लीकेशन है, देखिए एप्लीकेशन मतलब उसका क्या यूज है। तो सबसे पहला क्या एप्लीकेशन है, फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है इनफाइनाइटली लॉन्ग। वायर की लेंथ कितनी है, इनफाइनाइट। तभी देखिए ये हमने यहाँ बोल्ट बनाया, ऊपर भी डैश से नीचे भी डैश से। इसका मतलब है कि जो वायर है वो इनफाइनाइट लॉन्ग है, स्ट्रेट है वायर, हेडिंग से पता चला, और चार्ज। तो इस वायर के ऊपर ये चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब है ऐसा नहीं कि चार्ज कहीं बहुत ज्यादा इकट्ठा हो रखा है, कहीं दूर दूर चार्ज पार्टिकल, ऐसा नहीं है। थ्रू आउट जो चार्ज पार्टिकल है वो यूनिफॉर्मली क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है इसके ऊपर। अब देखिए, देखो हमें क्या करना है, हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमें इस वायर से स्मॉल आर डिस्टेंस के ऊपर कोई पॉइंट क्या है, P, और हमें क्या करना है उस P पॉइंट के ऊपर, फिर सुन लीजिए, इस वायर से स्मॉल आर डिस्टेंस। स्मॉल आर डिस्टेंस कैसे, डिस्टेंस तो आपका सर ये भी स्मॉल आर है, ये भी स्मॉल आर, ऐसा नहीं है। जब हम डिस्टेंस बताते हैं इसका मतलब उस पॉइंट की वो इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। हम ऐसा कहें, सिंपल आपको ये सिचुएशन दे दी है, वायर है और ये पॉइंट P है और P पॉइंट वायर से कितनी डिस्टेंस के ऊपर है, स्मॉल आर। तो इसका मतलब स्मॉल आर कौन सी है, स्मॉल आर तो कोई भी हो सकती है, स्मॉल आर तो कुछ भी हो सकती है, ऐसे नहीं है। स्मॉल आर मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये स्मॉल आर है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो क्या है कि जो पॉइंट है उसकी इस वायर से कितनी डिस्टेंस है, स्मॉल आर, और उस स्मॉल आर डिस्टेंस के ऊपर आपको फील्ड फाइंड आउट करना है इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण। तो आप देखिए, देखो दो चीजें होती है, फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो दो चीजें क्या होती है, एक डायरेक्शन और दूसरा उसका मैग्नीट्यूड, यानी उसका एक फॉर्मूला हम ड्राइव करेंगे। तो सबसे पहले जो हम काम कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए। उसके बाद आप देखेंगे किस तरह से हम गाउस लॉ को अप्लाई करके फील्ड है वो फाइंड आउट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, ये इस पॉइंट को मान लेते हैं, यहां से दोनों तरफ सिमेट्रिक पॉइंट यहां और यहां दो सिमेट्रिक पॉइंट ले लेते हैं। इन पॉइंट्स को कोई नाम दे देते हैं P1 और P2। सिमेट्रिक होने का मतलब है कि जो O से P की जितनी डिस्टेंस है P1 की, O से P2 की भी उतनी ही डिस्टेंस है। ये आप ध्यान रखेंगे, दोनों जो पॉइंट है सिमेट्रिक पॉइंट है, P1 और P2, जितना ये डिस्टेंस उतना ही ये डिस्टेंस। अब देखिए, देखो क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पॉइंट के कारण यहां फील्ड बताएंगे, फिर इस पॉइंट के कारण फील्ड बताएंगे, फिर हम देखते हैं क्या वहां से कंक्लूड करते हैं। तो फिर एक बार सुन लीजिए क्या प्रॉब्लम है, हमें क्या करना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है इस वायर के ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसके कारण। कहां बताना है, P पॉइंट के ऊपर। P पॉइंट के ऊपर जो हम फील्ड बताएंगे, फील्ड है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसके अंदर डायरेक्शन भी होगी और उसका फॉर्मूला भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा। दोनों चीजें हम बताएंगे वन बाय वन। पहले हम क्या बता रहे हैं, डायरेक्शन के लिए कर रहे हैं, फिर आगे गाउस लॉ को अप्लाई करके हम क्या करेंगे, फॉर्मूला उसका डिराइव करेंगे। तो उसके लिए हमने O के अकॉर्डिंग दो सिमेट्रिक पॉइंट लिए जो O से दोनों तरफ सेम डिस्टेंस के ऊपर हो। इस पॉइंट के ऊपर जितना चार्ज होगा उस चार्ज के कारण P के ऊपर जो फील्ड है उसकी क्या डायरेक्शन होगी, एक पॉइंट है, पॉइंट चार्ज जैसा आप मान सकते हो, तो क्या डायरेक्शन होगी, देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है तो डायरेक्शन क्या होती है, फार अवे, और इसको मैं क्या नाम दे देता हूं, DE1। यानी यहां इस चार्ज के कारण ये जो डायरेक्शन है फील्ड की, क्या डायरेक्शन होगी, फार अवे। अब देखिए, देखो कोई भी एंगल, ये मान लीजिए, ये मान लीजिए थीटा एंगल मान लीजिए, तो कितना कंपोनेंट इसका आएगा, ये DE1 cos थीटा। ये सबको याद है, हम एक बार पहले भी देख चुके हैं। इसी आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो सारे आप कंसेप्ट क्लियर करने के लिए देखिए वीडियोस, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, एक साथ सारे वीडियोस आपको वहां मिल जाएंगे। कि याद दिला रहा हूं, फिर ए वेक्टर हो, ये इधर थीटा बन रहा हो तो इधर एंगल यदि थीटा हो तो ये जिधर थीटा होता है उधर कंपोनेंट A cos थीटा होता है।
और जिधर एंगल थीटा नहीं होता है उधर कंपोनेंट है वो a sin थीटा होता है। फिर सुन लीजिए, वेक्टर है, जिधर एंगल बन रहा है उधर कंपोनेंट a cos थीटा और जिधर नहीं होता है वो a sin थीटा। तो ये फार अवे डायरेक्शन है। तो जिधर एंगल थीटा बन रहा है उधर कंपोनेंट d e1 cos थीटा और जिधर नहीं बन रहा है उधर d e1 sin थीटा। अब देखिए उसी तरह से क्यों सिमेट्रिक पॉइंट लिए, क्यों ये सारा आपको भी क्लियर होगा। उसी तरह से हम क्या करेंगे, देखिए उसी तरह से मैं पहले बना देता हूं इसको। उसी तरह से जो P2 पॉइंट है वो एक पॉइंट है, पॉइंट चार्ज का आपको पहले वाली चीजें हमेशा क्लियर होनी चाहिए कि पॉजिटिव चार्ज के कारण किधर भी जो फील्ड की जो डायरेक्शन है वो हमेशा उससे क्या होती है, फार अवे डायरेक्शन होती है। तो ये आप देखेंगे इसी तरह से ये चार्ज है, इसके कारण जो डायरेक्शन होगी इस तरह से फार अवे ये डायरेक्शन यहां से ये बनेगी डायरेक्शन, ठीक है। अब देखिए देखो ये जो है इसको हम क्या मान लेते हैं, DE2 वेक्टर। वही अब सिमेट्री से आप देखिए, देखो ये पॉइंट दोनों सिमेट्रिक इसीलिए लिए थे कि जैसे ये यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन से थीटा एंगल बना रहा था, तो बिल्कुल आप सिमेट्री से क्या देखोगे, इसको हमने आगे बढ़ा रखा है। यहां आप थोड़ा सा डायग्राम को सीधा कर लेंगे क्योंकि आर से मिक्स हो गया ये। तो यहां क्या हो रहा है देखिए, तो आर को मैं क्योंकि आर से ओवरलैप जैसा हो गया था, ओवरलैप थोड़ा तो रहेगा फिर भी। तो मैं कह रहा था कि P1 के कारण ये एंगल थीटा बन रहा था, तो यहां इसी तरह से P2 के ऊपर जो चार्ज है उसके कारण सिमेट्री से ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। ये अब वही ध्यान रखिए, DE2 वेक्टर है, DE2 वेक्टर तो इधर इसका कितना कंपोनेंट आएगा, DE2 cos थीटा और इधर जो कंपोनेंट है वो आएगा DE2 sin थीटा। इस चीज को आप याद रखेंगे। तो हमने क्या किया देखिए, अभी दोनों सिमेट्रिक पॉइंट लिए। सिमेट्रिक पॉइंट लिए तो आप देख सकते हो ये ऊपर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, एक ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये कॉमन है दोनों में, ये सेम लिए ही आपने, तो ये हाइपोटेन्यूज भी सेम होगा। तो इस कारण से P1 पॉइंट की जो P से डिस्टेंस है और जो P2 पॉइंट है उसकी जो P से डिस्टेंस है, दोनों डिस्टेंस क्या होंगी, सेम होगी। तो सेम होने के कारण फील्ड की वैल्यू क्या होती है, Q चार्ज के कारण R डिस्टेंस पर क्या होता है, सिंपल फील्ड सोचे KQ/R²। तो P1 के ऊपर जो चार्ज है उसके कारण फील्ड और P2 के ऊपर जो चार्ज है उसके कारण फील्ड, उन दोनों की वैल्यू सेम होगी, मैग्नीट्यूड सेम होगा। DE1 और DE2 मैग्नीट्यूड में सेम होगी, केवल डायरेक्शन के ही ये दोनों डिफरेंट है। क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में एक भी चीज चेंज हो जाए तो वो चेंज हो जाती है, चाहे डायरेक्शन चेंज हो जाए चाहे मैग्नीट्यूड उसका चेंज हो जाए। तो ये आप देखेंगे, देखो इसके अंदर, तो इस क्यों बता रहा हूं मैं ये, क्योंकि DE1 और DE2 ये दोनों सेम है, मतलब यहाँ मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। तो ये DE1 sin थीटा और DE2 sin थीटा ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे। डायरेक्शन बचेगी केवल किसके कारण बचेगी, डायरेक्शन cos थीटा वाले कंपोनेंट के कारण, और वो कंपोनेंट के कारण डायरेक्शन क्या आएगी, ये DE2 cos थीटा और ये इधर DE1 cos थीटा। ये डायरेक्शन मतलब हमेशा आप ध्यान रखिए कि वायर के कारण जो डायरेक्शन है वो हमेशा क्या होती है, उसके परपेंडिकुलर, और पॉजिटिव चार्ज है तो फार अवे। ये क्या होता, दोबारा से समझा रहा हूं एक बार। ये मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है, आपको ये दोबारा से बना रहा हूं इसको, इस पॉइंट पर डायरेक्शन पूछे तो परपेंडिकुलर और फार अवे, इस पॉइंट पर पूछे परपेंडिकुलर और फार अवे, इस पॉइंट के ऊपर पूछे परपेंडिकुलर फार अवे, ये डायरेक्शन। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि यदि वायर है उसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है तो किसी भी पॉइंट के ऊपर जो फील्ड की डायरेक्शन होगी वो उसके परपेंडिकुलर और फार अवे होगी। ये यदि नेगेटिव चार्ज होता है इसी के अंदर, ये मान लीजिए ये वायर है और ये चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूशन है नेगेटिव होता, तो क्या डायरेक्शन होती, परपेंडिकुलर तो होती लेकिन टुवार्ड्स होती। तो इस साइड में देखिए, इसको भूल जाइए एक मिनट के लिए, चाहे इधर देखिए, तो ये आप इसके अंदर इन बातों को भूल जाइए इन सबको। तो क्या होता, परपेंडिकुलर और टुवार्ड्स इसके डायरेक्शन ही होती। तो ये चीज हमने यहां से देखी। हमने क्या बताया, देखिए केवल हमने एक काम समझाने के लिए किया है कि जो डायरेक्शन होगी फील्ड की वो परपेंडिकुलर फार अवे होगी। अब आपको लगेगा सर हमने तो दो ही पॉइंट के लिए किया है तो पूरा इसको कैसे कर दिया, ये पूरे वायर के कारण कैसे डायरेक्शन हुई। तो देखिए अब मैं आपको समझाता हूं। अब जैसे दो सिमेट्री पॉइंट लिया, अब यहां से चलना स्टार्ट कीजिए। ये पॉइंट है वैसा का वैसा, एक पॉइंट इसके ऊपर होगा वैसा सिमेट्रिक नीचे होगा, उन दोनों के कारण भी यही होगा। कंपोनेंट बनाएंगे, साइन थीटा वाले कंपोनेंट कैंसिल आउट कर देंगे,
केवल कौन से कंपोनेंट रह जाएंगे, cos थीटा वाले। फिर उससे जस्ट ऊपर पॉइंट, इधर भी जस्ट नीचे पॉइंट, वैसा ऐसे करते करते जैसा पॉइंट इस साइड में होगा, क्योंकि इधर भी वायर इनफाइनाइट लॉन्ग है, इधर भी इनफाइनाइट, वैसा का वैसा उतना का उतना दूर पॉइंट इस साइड में भी होगा। और दोनों पॉइंट्स के कारण जो फील्ड होगा उसके अंदर साइन थीटा वाले कंपोनेंट हमेशा कैंसिल आउट कर देंगे और केवल कौन से कंपोनेंट रहेंगे, कोस थीटा वाले कंपोनेंट रहेंगे। तो अब मैं और चीजें मिटा देता हूं। आप ध्यान रखेंगे कि जो फील्ड है वो पॉजिटिव चार्ज है, तो ये डायरेक्शन उसकी परपेंडिकुलर होती है और फार अवे जो डायरेक्शन होती है। तो इसके अंदर आप दो लाइन से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वी डिवाइड fields at P due to charges at symmetric points P1 and P2। क्या बताया मैंने कि वी डिवाइड कर दे किसको, फील्ड्स को, P के ऊपर फील्ड को, किसके कारण, ड्यू टू चार्जेस, जो चार्जेस कहां पर है, P1 के ऊपर है और P2 के ऊपर, और दोनों पॉइंट सिमेट्रिक है, मैंने शुरू में आपको बताया था। देन वी सी दैट कंपोनेंट्स D(E1 sin थीटा एंड D(E2 sin थीटा। ये भी मैंने क्यों समझाया आपको, क्योंकि मैग्नीट्यूड में DE1 DE2 एक दूसरे के इक्वल होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि जो P पॉइंट है वो सिमेट्री के कारण P1 से जितना दूर है P2 से भी उतना ही दूर है। DE1 sin थीटा एंड DE2 sin थीटा कैंसिल आउट ईच अदर and we get filled only due to कंपोनेंट्स। केवल हमें फील्ड किसके कारण मिलता है, कौन से कंपोनेंट्स के कारण, DE1 cos थीटा एंड DE2 cos थीटा। हमने ये लिखा है, दोनों कैंसिल आउट कर दिया और हमें इसके कारण फील्ड मिलता है। बाय सिमेट्री फॉर ऑल पॉइंट्स above and below O, we get field at P in the same manner। तो सिमेट्री से क्या होगा कि ऊपर के सारे पॉइंट वैसा का वैसा एक सिमेट्रिक पॉइंट नीचे होगा। बाय सिमेट्री फॉर ऑल पॉइंट्स अबोव एंड बिलो ओ इसके लिए लिखा है, वी गेट फील्ड एट P इन द सेम मैनर, सो डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट P इज परपेंडिकुलर एंड अवे फ्रॉम द वायर। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी और अवे हो जाएगी इस वायर के कारण। तो ये आप इसके अंदर ध्यान देंगे। तो आप पॉज करके इसको उतार सकते हैं। अब हमारा क्या काम रहेगा, देखिए अब हमारा काम रहेगा कि जो ये फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड, उसका फॉर्मूला हमें बताना है। तो अब उसके लिए हम सारा काम करते हैं। तो गाउस लॉ लगाएंगे और आपको गाउस लॉ की भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी जब ये सारा हम करेंगे, तो कि किस तरह से गाउस लॉ लगाने के लिए गाउसियन सरफेस को हम चूज करते हैं, कैसे सरफेस को चूज करने के बाद गाउस लॉ को अप्लाई करते हैं। तो जो सिमेट्री से जो सोल्व हो जाए ऐसी गाउसियन सरफेस लेते हैं। तो हमें इसके लिए कैसी गाउसियन सरफेस लेनी होगी, देखिए इस तरह से वायर के लिए हमेशा ध्यान रखिए, पॉइंट जो होता है ना पॉइंट, उसके लिए हमेशा कैसी सिमेट्री होती है, स्फेरिकल सिमेट्री। स्फीयर का हर पॉइंट इस पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर होता है। ऐसी कभी लेंथ हो, आगे हम पढ़ेंगे 10th चैप्टर वेव ऑप्टिक्स में भी देखेंगे कि पॉइंट सोर्स होगा लाइट का तो स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा, वो वहां डिस्कस करेंगे।
लीनियर सोर्स होगा तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट होगा। मतलब जो लेंथ है उसके लिए सिलेंड्रिकल सिमेट्री होती है। क्यों? एक तरह से वायर को इसकी एक्सिस माने हम सिलेंडर की, तो इसका हर पॉइंट देखिए इससे सेम डिस्टेंस पर है, हर पॉइंट की इस वायर से डिस्टेंस सेम है। फिर सुन लीजिए क्या किया, देखिए हम क्या करते हैं, देखिए इनफाइनाइट लॉन्ग वही वायर है हमारे पास, उसी को ना जो सरफेस हमने मानी है वो कैसी सरफेस हमने मानी है, जो सरफेस हमने मानी है थोड़ा आप सेम डिस्टेंस के ऊपर बनाने की कोशिश कीजिए इनको आपस में, कि लगे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। हमने क्या मानी, ये गाउसियन सरफेस है, यहां कैसी सरफेस हमने मानी है, सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस। क्योंकि आप हमेशा ध्यान रखिए कि जो लेंथ है उसके लिए हमेशा सिलेंड्रिकल सिमेट्री होती है। तो सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस मानी है, इसकी रेडियस कितनी मानी है हमने, स्मॉल आर, वही ये पॉइंट पे जितनी डिस्टेंस के ऊपर आपको फाइंड आउट करना था, और इसकी लेंथ कितनी मानी है, क्योंकि वायर की तो लेंथ इनफाइनाइट है। तो हमने कैसी गाउसियन सरफेस ली है, फिर सुन लीजिए बार, ऐसी गाउसियन सरफेस ली है जिसकी शेप क्या है, सिलेंड्रिकल है, और जो वायर है जिसके कारण हमें फील्ड फाइंड आउट करना है वो वायर इस सिलेंडर की क्या बन जाए, एक्सिस, इस तरह से। और साथ ही साथ वो सिलेंडर हमने माना है कितनी रेडियस का माना है, जिस डिस्टेंस के ऊपर, अभी आप इससे पहले वाले डायग्राम में आपको याद है ना, जिस डिस्टेंस के ऊपर आपको फील्ड कैलकुलेट करना है, मतलब पी पॉइंट आपका एक तरह से यहां है, वो पी पॉइंट, उस पी पॉइंट वो पी पॉइंट वायर से कितनी डिस्टेंस पर था, आर डिस्टेंस के ऊपर। तो जितनी डिस्टेंस के ऊपर फील्ड कैलकुलेट करना उतनी रेडियस का हमने माना, लेंथ अपनी मर्जी से कोई स्मॉल एल हमने ले ली। तो अब देखिए, देखो ये गाउसियन सरफेस है और हम इसके लिए गाउस लॉ लगाएंगे। तो आप देखिए, अभी मैं इधर लिख देता हूं, गाउस लॉ से हम दो चीजें हमने देखी, अभी ये लिखने की जरूरत नहीं, हमारा लिख रहा हूं ऐसे मान लीजिए, ये दो चीज हमारे पास गाउस लॉ के लिए है। ये इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है फ्लक्स की, और ये गाउस लॉ मिलता है बनकर कि जो फ्लक्स है वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। Q कौन सा चार्ज होता है, जो गाउसियन सरफेस के इनसाइड होता है। यहां देखेंगे कैसे कैलकुलेट हम करेंगे। तो हमें क्या करना है, ये दो चीजें हैं, आप चाहे तो ऐसे मान लीजिए, इसको ऐसे लिख दीजिए, या ऐसे लिख दीजिए कि एक तो जो फ्लक्स है उसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन से क्या आता है, इंटीग्रेशन ऑन क्लोज्ड सरफेस। ये हमेशा ध्यान रखना है, इंटीग्रेशन के ऊपर हमने ये क्यों लगाया सर्किल, क्योंकि क्लोज्ड सरफेस है, क्लोज्ड सरफेस के लिए ही वैलिड होता है गाउस लॉ। और क्लोज्ड सरफेस का मतलब 3 डायमेंशन में, अच्छे से गाउस लॉ समझाया इससे पहले वाले वीडियो में, आपने नहीं देखा तो देखिए। तो ये क्लोज्ड सरफेस है, इसके लिए हमने सर्किल लगाया है, तो ये गाउस लॉ है ये वाला, और ये इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है। कंफ्यूज आप रहते हैं, आपसे गाउस लॉ पूछा आप ये लिखाते, ये नहीं है, ये तो फ्लक्स की मैथमेटिकल डेफिनेशन एक तरह से, और ये बताता है कि जो फ्लक्स है वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। Q लिख दीजिए, समेशन Q लिख दीजिए, अंडरस्टूड है कि ये जो यहां रखा है वो टोटल चार्ज है गाउसियन सरफेस के इनसाइड। तो ये हमने सारा डिस्कस किया है। तो हम क्या करेंगे एक्चुअली, हम ये करेंगे इसको और इसको हम अलग अलग सॉल्व करेंगे, दोनों ही फ्लक्स हैं, दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख देंगे। तो आप सबसे पहले लिखिए बाय मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ, थोड़ा समझिए क्या करेंगे हम, 3 एप्लीकेशन है, तीनों में यही करेंगे हम, बाय मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स। क्या आएगा देखिए, जो फाई है वो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑन क्लोज्ड सरफेस ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ये इसको सोल्व करेंगे, याद रखना, उसके बाद हम इसको सोल्व करेंगे। तो ये नहीं लिखना, यहां से लिखना शुरू कीजिए आप। अब इसको और फर्दर सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि ऐसे सोल्व नहीं हुआ, तो ये जो सिलेंड्रिकल सरफेस है इसको 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। ऊपर वाला सर्कुलर पार्ट, इसको नाम दे देते हैं S1 सरफेस, बीच वाला कर्विकल पार्ट उसको S2, और नीचे वाला सर्कुलर S3, कैसे भी नाम दे दीजिए, S फॉर सरफेस। तो S1 S2 S3 3 सरफेस है ना, 2 सर्कुलर और तीसरी कर्विकल, तो इनके नाम दे दिए, चाहे इनको S1 S2 कैसे भी आप नाम दे दीजिए, ध्यान रखिए बस किसको क्या नाम दिया है। तो गाउस लॉ को हमें लगाना है, तो ये गाउस लॉ को उसको बाद में वहां से लगाएंगे उसको भी, पर पहले इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन को हम सॉल्व करते हैं। तो अब इसको मैं कितना लिख देता हूं, देखिए आप ध्यान से देखिए क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पर, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर S1 सरफेस के लिए। इसी तरह से एक मिनट अभी मैं समझाता हूं क्या किया मैंने, S2 सरफेस के लिए, और एक यहां से ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर S3 सरफेस के।
क्या कर दिया मैंने, देखिए अब क्लोज वाला नहीं लगाया, जो इंटीग्रेशन था, ये मान लीजिए सिलेंडर है, ड्रम है, तीन पार्ट आपने अलग कर दिए, एक सर्कुलर पोर्शन ऊपर हो गया, एक जो सर्कुलर पोर्शन है नीचे रह गया, और बीच वाला कर्विकल। अब वो क्लोज्ड सरफेस नहीं रही, क्योंकि जो सिलेंड्रिकल सरफेस थी क्लोज्ड थी, आपने उसके अब कितने पार्ट कर दिए, तीन पार्ट अब आपने कर दिए, तीनों पार्ट अब ओपन है हमारे लिए। फिर सुन लीजिए, क्लोज सरफेस का मतलब है 3 डायमेंशनल सरफेस जिसका वॉल्यूम निकले। तो ऊपर वाली सर्कुलर वो 2 डायमेंशनल, नीचे वाली सर्कुलर वो 2 डायमेंशनल, और बीच वाली भी आप ऐसे मान सकते हो, कर्विकुलर कट लगाया तो सीधा खुल जाएगा ना वो बीच वाला पोर्शन। ड्रम सोच लीजिए, सिलेंडर कट लगा खुलेगा तो रेक्टेंगल जैसा बनेगा एक तरह से ना। तो तीनों अब ओपन सरफेस हो गई, अब ये नहीं आएगा, ध्यान रखिए। अब हम यहां मानते हैं, देखिए ये डीएस वेक्टर है, डायरेक्शन आपको समझ आएगी। डीएस वेक्टर की जो डायरेक्शन, ये डीएस वेक्टर हमने माना, एक इस सरफेस के ऊपर, एक इस कर्विकल सरफेस के ऊपर, और एक इसे सर्कुलर सरफेस, मतलब दोनों सर्कुलर सरफेस के ऊपर और एक इस कर्विकल सरफेस के ऊपर एरिया वेक्टर हम मान लेते हैं। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन से पहले वाले वीडियो में मैं समझा चुका हूं, फिर याद कर लीजिए। जो सरफेस है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा उस सरफेस की क्या होती है, हमेशा उस सरफेस, ये सरफेस है इसके परपेंडिकुलर, ये सरफेस है इसके परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर में हमेशा 2 चॉइस मिलेगी आपको, क्योंकि परपेंडिकुलर इस सरफेस की बात करें तो परपेंडिकुलर तो वो भी डायरेक्शन है जो आपकी तरफ आ रही है, और परपेंडिकुलर वो भी डायरेक्शन है जो आपसे दूर जा रही है। दोनों डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, जो कन्वीनियंट हो वो ले सकते हैं। आप यहाँ देखेंगे, जैसे ये डीएस वेक्टर की डायरेक्शन हम यहाँ ले लेते हैं। ई वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, याद है अभी हमने निकाला है। ई वेक्टर की डायरेक्शन कहीं भी पूछे, इससे फार अवे डायरेक्शन, वायर के परपेंडिकुलर और फार अवे। यहाँ भी ई वेक्टर तो यही रहेगा, और डीएस वेक्टर में दोनों चॉइसेस जो आपको सही लगे ले लीजिए। तो परपेंडिकुलर यही ले लेते हैं, ताकि इन दोनों के बीच एंगल कितना बन जाएगा, 0। यहाँ एंगल कितना बनेगा, 90। इसी तरह से यहाँ डीएस वेक्टर की डायरेक्शन और ई वेक्टर की ये डायरेक्शन। तो देखिए यहाँ तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, आपने डीएस वेक्टर की, ई वेक्टर तो इधर होना ही होना है, क्योंकि ई वेक्टर की डायरेक्शन तो अभी हमने पढ़ा, वायर के कारण ई वेक्टर की डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगी और फार अवे होगी। वही यहाँ पर परपेंडिकुलर फार अवे, वही यहाँ पर और वही यहाँ पर ई वेक्टर की डायरेक्शन है वो तीनों जगह सेम है, परपेंडिकुलर और फार अवे। एरिया वेक्टर इधर ले लिया, अंदर भी ले लेते तो एंगल तो 90 ही बनना था दोनों के बीच। इसी तरह से यहाँ भी 90 बनना था, चाहे ये वाला एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ले ले, चाहे ये वाला। इसमें एरिया वेक्टर ये भी ले सकते थे। फिर क्या आता, फिर एक डीएस वेक्टर इधर आता, और जब हम इसको ई डीएस कोस थीटा करते तो कोस 180 डिग्री बनता है। वो कोस 180 डिग्री वैल्यू -1 होती है, तो माइनस हमें ऐसे ही कंफ्यूज करता। तो ऐसे जो डायरेक्शन हमें कन्वीनियंट हो, अब क्या हो जाएगा, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे ई डीएस कोस 0 आएगा, और कोस 0 की वैल्यू 1 होगी। तो कहीं ना कहीं इजी रहता है ये। फिर आपको ये भी लग सकता है इसके अंदर कि सर इसके अंदर ये पॉइंट तो कुछ और डिस्टेंस पर है, ये कुछ और पर भी हो सकता है, जो एरिया वेक्टर लिए ये कुछ और पर है, तो इन सब पर तो ई वेक्टर ही क्यों माना है, ई डैश, एक पर ई डबल डैश मान लीजिए और एक पर ई मान लीजिए, ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो क्या माना है, S1 सरफेस है उसके ऊपर कितना माना है, ई डैश, S2 के ऊपर ई, क्योंकि ये तो आप देखेंगे 90 डिग्री से कैंसिल आउट होने वाले, यही बचेगा बस, इसीलिए हम इसको ई मान लिया। और S3 वाले को कितना मान लीजिए, डबल डैश, इसको ई डैश, इस फील्ड को ई डबल डैश, और इसको क्या मान लिया, केवल हमने ई मान लिया, ये वाला। क्यों किया ऐसा, क्योंकि नए भी माने तो काम चलेगा, तीनों को ई वेक्टर माने, पर आपको ये कंफ्यूज कर सकता है, ये पॉइंट है ये तो किससे कितनी, ये जो एरिया वेक्टर कितनी डिस्टेंस के ऊपर है, ये एरिया वेक्टर कुछ और डिस्टेंस पर हो सकता है, क्योंकि जो हम एक एरिया वेक्टर मानते हैं वो ये रिप्रेजेंट करता है कि वो इस सर्कुलर सरफेस के ऊपर वो एरिया वेक्टर कोई सा भी हो सकता है, वो एरिया वेक्टर कोई सा भी हो सकता है, वो इस कर्विकल सरफेस के ऊपर कोई भी एरिया वेक्टर है। तो आपको कंफ्यूजन भी नहीं रहे, तो हमने एक को ई डैश मान लिया, एक को ई डबल डैश मान लिया, और एक को ई, सारे डिफरेंट मान लिए। क्योंकि आप देखोगे ये तो दोनों हट ही जाएंगे। कैसे, देखिए अब सॉल्व करते हैं इसको, कैसे हटेंगे देखिए। तो क्या आएगा देखिए, S1 सरफेस के लिए ई डैश डी एस कोस 90, यहां एंगल कितना बन रहा है, 90। इसी तरह से S2 ई डी एस कोस 0 सेम है। इसी तरह से यहां से S3 ई डबल डैश डी एस कोस 90। तो अब आप देख सकते हो हमारा काम काफी इजी हो गया, इधर प्लस चल रहा है ये, तो यहां से ये टर्म तो कितनी हो गई, 0। यहां से देखिए मैं लिखता हूं इधर 0, क्योंकि कोस 90 की वैल्यू 0। यहां से कोस 0 1 हो गया, ई को मैं बाहर लिख देता हूं,
और क्या रहेगा अंदर ds, क्योंकि जो चीजें सेम होती है, कांस्टेंट होती है, वो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से बाहर। यहां इसके कर्विकल पॉइंट के ऊपर आप कहीं देखेंगे इस पूरे सिलेंडर के ऊपर ई है, वो मैग्नीट्यूड में क्या हो, ये तो करते हैं जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो कि फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच जो एंगल है उसकी कोसाइन। तो कहीं भी आप किसी भी पॉइंट के ऊपर देखेंगे तो मैग्नीट्यूड, क्योंकि मैंने बताया आपको अभी कि एरिया वेक्टर वो किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, तो कहीं भी आप उसके ऊपर देखेंगे तो ई वेक्टर है वो वेक्टर फॉर्म में अलग होगा, क्योंकि जैसे इस साइड में देख रहे हैं ई वेक्टर की डायरेक्शन ये है, इस साइड में देख रहे हैं डायरेक्शन ये है, लेकिन मैग्नीट्यूड की फॉर्म में सेम होगा, क्योंकि इसका हर पॉइंट वही था ना, सिलेंड्रिकल सिमेट्री है, हर पॉइंट सिलेंडर की सरफेस का हर पॉइंट इस वायर से सेम डिस्टेंस के ऊपर है, और वो डिस्टेंस किसके इक्वल है, रेडियस के। तो ये मैंने आपको ई को बाहर लिखने का रीजन बताया है, और ये हो जाएगा 0, क्योंकि यहां भी ये 90 cos 90 0 होगा। फिर क्या होगा देखिए आप, फिर क्या होता है यहां से और 0 हो गए 5, ये ई है। अब इस इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि जो इस S2 सरफेस के ऊपर सारे के सारे ds सारे जो ds है उन सब का क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो, मतलब ऐड कर दो। ऐड कर दोगे तो पूरा कौन सा आता है, कर्विकल एरिया। और सिलेंडर का जो कर्विकल एरिया होता है वो कितना होता है, सिलेंडर को मैंने अभी आपको समझाया था कि बीच वाला जो कर्विकल आप ऐसे मान लीजिए उसको कट लगा दिया आपने, कट लगा दिया और खोलेंगे आप, क्या करें, सिलेंडर आपके पास बीच में से उसको काट कर आप खोलोगे, क्या मिलेगा, रेक्टेंगल। लेंथ तो एल रहती है उसकी, एल रहेगी, और क्या बन जाएगा वो, मतलब आपको पूरा ऐसे बड़ा बनाना पड़ेगा ऐसे, कि क्या बन जाएगा यहाँ से, लेंथ तो एल रहेगी, और उसकी जो ब्रेड्थ है वो कितनी हो जाएगी, जो इस सर्किल की सर्किमफेरेंस है। तभी तो कितना फॉर्मूला आप यूज करते हैं, वैसे आप जानते हैं, ये तो मैं थोड़ा ज्यादा डिटेल से समझा रहा हूँ। फिर सुन लीजिए क्या मैंने आपको बताया कि कर्विकल एरिया 2πrl क्यों होता है, क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो इसको बीच में से कट लगाया आपने, ऐसे मान लीजिए एक चीज कितनी बनेगी L और दूसरी चीज कितनी बनेगी 2πr, वो 2πr वही तो सीधी हो रही है ना। तो कैसे भी मान लीजिए आप सिंपल याद रखिए, सारे एरिया को आप ऐड करेंगे कर्विकल वाले, तो वो आपको मिलेगा 2πrl। तो एक तो हम इसको सोल्व, हर बार आप ध्यान रखेंगे तीनों एप्लीकेशंस में, एक तो हम इसको सोल्व करेंगे, दूसरा हम किसको सोल्व करेंगे, बाय गाउस लॉ। तो गाउस लॉ से क्या आएगा देखिए, फाई इजिकल टू कितना आएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नोट, ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर। ये गाउस लॉ हमारे पास, समेशन Q का मतलब टोटल Q। अब यहाँ टोटल, ये तो इनफाइनाइट लॉन्ग है और अंदर की लेंथ के ऊपर कितना चार्ज आएगा हम कैसे नहीं बता पाएंगे इसको। तो फिर हम इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए क्या एक चीज डिफाइन करते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तीन तरह की चार्ज डेंसिटी है, जब चार्ज लेंथ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो तो लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलेंगे, जब चार्ज एरिया के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, और जब चार्ज एक वॉल्यूम के अंदर 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये समझ होना कि वॉल्यूम के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है, चार्ज इस गाउसियन सरफेस पर नहीं होता डिस्ट्रीब्यूट, वो तो वायर के ऊपर है, लेंथ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है यहाँ पर। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी सिंपल क्या होता है, चार्ज अपॉन लेंथ। सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब एक एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट जब चार्ज होता है तो क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज अपॉन एरिया। लीनियर चार्ज डेंसिटी मैंने क्या होता है, चार्ज अपॉन लेंथ, सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज अपॉन एरिया, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो उनको भी जैसे जैसे यूज होगा देखते रहेंगे। सबसे पहले लीनियर चार्ज डेंसिटी उसको लेमडा से लिखते हैं, और क्यू चार्ज यदि इसके अंदर है तो क्या हो जाएगा, चार्ज अपॉन लेंथ। तो क्या आएगा ये इक्वेशन नंबर 3, फिर सुन लीजिए, ये मैं मिटा रहा हूं यहां से, किसी ने यदि नोट करना है तो आप यहां से नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। इधर वाले तो थोड़ा आप इनको ध्यान से समझना है, क्यों ये सर्किल आया क्यों नहीं आया। तो अब मैं सारे मिटा रहा हूं क्योंकि आगे उधर लिखना है। तो क्या बताया देखिए, मैंने ये बताया है यहां से कि लीनियर चार्ज डेंसिटी जो लेमडा से जिसको लिखते हैं वो होती है चार्ज अपॉन लेंथ। सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है तो चार्ज अपॉन एरिया बन जाता, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है तो चार्ज अपॉन वॉल्यूम बन जाता। ऐसी चीजों के लिए हमें तब डिफाइन करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ आप चार्ज को अंदर आप, क्योंकि लेंथ एल आपने खुद अपनी मर्जी से ली है, तो कितना चार्ज आप उसको वैल्यू के अकॉर्डिंग वैसे नहीं लिख सकते। तो यहां से कितना आ जाएगा बता दीजिए, यहां से Q है वो आ जाएगा लेमडा एल, ये इक्वेशन नंबर 4। तो फिर क्या कर देंगे, Q की वैल्यू पुट कर दीजिए 2 में, बाय इक्वेशंस 2 and 4 कितना आएगा देखिए, Q की ये वैल्यू यहां से यहां पुट किया तो 5 कितना आ जाएगा, लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नोट, ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 5।
अब देखिए, देखो एक तो हमने कहां से लाया, एक गाउस लॉ से, गाउस लॉ को सोल्व किया, एक किसको सोल्व किया, मैथमेटिकल डेफिनेशन को। तो हमेशा ध्यान रखिए, एक मैथमेटिकल डेफिनेशन को सोल्व करेंगे, एक गाउस लॉ को, और फिर इन दोनों को क्या रख देंगे, इक्वल। तो क्या आ जाएगा, बाई इक्वेशंस 1 और 5। तो ई हमारा निकल कर आ जाएगा, ई इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एल अपने आप ही जो आपने माना था कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ई कितना आ जाएगा यहां से, ई आ जाएगा लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर। एक तो याद है, देखिए फिर सुन लीजिए क्या किया, देखिए हमने एक हर बार ये करेंगे, एक गाउस लॉ को और एक हम मैथमेटिकल डेफिनेशन को सॉल्व करेंगे, और उन दोनों को हम एक दूसरे के इक्वल रख देंगे, एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा। ई निकालना में ये तो गाउस के लॉ को यूज करते हुए तीनों एप्लीकेशन यही रहेगी कि फील्ड निकालना है, फील्ड निकालने के लिए इसको यूज कर रहे हैं। तो लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये हमारे पास इसका डेरिवेशन आ गया। कभी कभी इसको इजी बनाने के लिए ऐसा जरूर लिखा हुआ मिलता है, आप ध्यान से देखना। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर देखिए, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और यूनिट मैंने आपको सब समझाया, आप देख सकते हैं जाकर। तो वहां से कैलकुलेशन मुश्किल होती है, तो क्या करते हैं, इसी फॉर्मूले को ऐसा भी बना लेते हैं, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दे और 2 से, तो क्या बन जाता है ये, देखिए ऐसा बन जाता है ये। फिर सुनिए क्या किया हमने, यहां से 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, 2 से नीचे मल्टीप्लाई, कितना आ गया ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर एजीटी लिख दिया और 2 ऊपर, तो कितना बन जाएगा बता दीजिए, ये 2 के लेमडा अपॉन आर। तो ये फॉर्मूला इस फॉर्म में भी लिखा मिलता है, ये और ये फॉर्मूला दोनों सेम है, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करके बनाया है। क्यों बनाया है, क्योंकि यहां से कैलकुलेशन इजी हो जाती है, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो आप रखते हैं 8.85 इंटू 10⁻⁻12, तो थोड़ा मुश्किल होता है, 9 इंटू 10⁻⁹ से इजी हो जाता है। तो ये सारा हमारा काम है। एक और लास्ट 1 मार्क के साथ सब पूछ देते हैं कि आर के साथ यदि ई का ग्राफ बनाए तो कैसा ग्राफ आएगा, बताइए। आर के साथ ई का ग्राफ है इस तरह से, क्या आएगा, जैसे जैसे आर इंक्रीज होगा ई की वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। पहले भी मैंने बताया था, मिलाना नहीं है, मिलाने का मतलब आपने ई को 0 कर दिया। ई 0 कब होगा, यहां से जब आर कितना होगा, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी को आर, तो इन्फिनिटी को तो उसको हम कर्व पर नहीं शो करते हैं जनरली, तो मिलाना नहीं, क्योंकि मिलाने का मतलब आपने वहां आर को इन्फिनिटी मान लिया और ई को 0 मान लिया। तो थोड़ा सा आप ऊपर रख देंगे, आर जैसे जैसे इंक्रीज होगा ई की वैल्यू वैसे वैसे क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो ये आप हमेशा इसके अंदर ध्यान रखेंगे। ये हमारा था फील्ड। पहले हमने देखिए क्या निकाला, डायरेक्शन, फिर हमने क्या निकाला, उसकी जो है वैल्यू निकाली। और आप इसको लास्ट में वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो आप इसको लिख सकते हो। किस तरह से, इन वेक्टर फॉर्म इतना लिख दीजिए। इन वेक्टर फॉर्म क्या यूज करते हैं, देखिए वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हम ई वेक्टर लिख देते हैं इधर, 2k लेमडा अपॉन आर और आर के। तो वेक्टर फॉर्म के लिए हमें क्या याद आता है, यूनिट वेक्टर, खाली यूनिट वेक्टर, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड मैं पहले बता चुका हूं आपको 1 होता है। कहीं भी मल्टीप्लाई कर दें तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा और डायरेक्शन का हमें पता चल जाएगा। तो ये आर कैप की क्या डायरेक्शन है, यहाँ क्या है, हियर आर कैप इज परपेंडिकुलर एंड फार अवे फ्रॉम वायर। आर क्या है, यहां पर वायर के परपेंडिकुलर है और उसे फार अवे, ये वाली डायरेक्शन है, परपेंडिकुलर और फार अवे डायरेक्शन है, आर कैप उसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये आप ध्यान रखें, ये सारा फील्ड का फॉर्मूला है। 3 एप्लीकेशन में से कोई सा तो आता ही, अच्छे से कीजिए। आगे के 2 वीडियोज के अंदर मैं 2 एप्लीकेशन और करा दूंगा और सारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसको अच्छे से कीजिए। पहले वाली वीडियोज आपने नहीं देखे तो आप जाकर देखिए। कोई भी आपको डाउट हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं रिप्लाई कर दूंगा। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जैसी वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आज का वीडियो देखने के लिए आपका थैंक्स। नए वीडियो के साथ मिलेंगे कल। थैंक यू।